हेलो स्टूडेंट्स, आपके अपने चैनल इग्नोज गुरुजी में एक बार फिर से स्वागत है। पिछले वीडियो से हमने जो चैप्टर नंबर 5 है पूर्ति की अवधारणा वो स्टार्ट किया था। उसी सीक्वेंस में आगे बढ़ते हुए आज हम इस वीडियो में समझेंगे कि पूर्ति फलन क्या होता है, पूर्ति को प्रभावित करने वाले विभिन्न निर्धारक कौन सा होते हैं और पूर्ति का नियम क्या होता है। ठीक है, तो इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहें ताकि आप इससे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं अच्छे से समझ पाएँ। और पिछले वीडियो का अगर आपने नहीं देखा है पार्ट फर्स्ट को, तो उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर रहा हूँ ताकि आप पहले उसको जरूर देखें। जो इस वीडियो में हम जो कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे वो आपको अच्छे समझ में आ सके। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे, समझते हैं पूर्ति फलन क्या होता है। सबसे पहली बात होती है फलन क्या होता है। फलन दो चरों के बीच में फलनात्मक संबंध को व्यक्त करता है। जैसे कि हमने लिखा है x इज द फंक्शन ऑफ y। इसका मतलब यहाँ पर x जो है वो y का फलन है, या फिर हमने लिखा y इज द फंक्शन ऑफ x। तो यहाँ पर y जो है वो x का फंक्शन है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर x जो है वो y की वैल्यू डिपेंड करेगा और यहाँ पर y जो है वो x की वैल्यू पर डिपेंड करता है। तो ध्यान रखना, कभी भी हम फलन में बताते हैं, जैसे हम लिखा x इज द फंक्शन ऑफ y, तो उस स्थिति में जो दाएं तरफ के जो चर होते हैं वो होते हैं स्वतंत्र चर। इन चरों में परिवर्तन होता है। और जो बाएं तरफ का जो चर होता है वो कहलाता है आश्रित चर। मतलब इसमें यहाँ पर x की वैल्यू जो है वो y पर डिपेंड करेगी। y की वैल्यू में यदि कोई परिवर्तन आता है तो यहाँ पर x की वैल्यू में भी परिवर्तन हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, तो हम समझते हैं कि अब यहाँ पूर्ति फलन किसे कहते हैं। तो पूर्ति फलन वस्तु की पूर्ति तथा उसके विभिन्न निर्धारकों, ये सभी उसके विभिन्न निर्धारक हैं, के तत्वों के मध्य फलनात्मक संबंध को प्रकट करता है। देखा हमने यहाँ पर दो चर हैं, एक तो वस्तु की पूर्ति है, उसके प्रभावित करने वाले विभिन्न निर्धारक हैं। और अभी हमने बताया कि फलन में जो राइट साइड के दाएं वाले होते हैं वो होते हैं स्वतंत्र चर और लेफ्ट साइड बाएं वाले होते हैं वो आश्रित चर। तो कुल मिलाकर यहाँ पर वस्तु की पूर्ति इसके विभिन्न निर्धारकों पर निर्भर करती है। तो इस विभिन्न निर्धारकों को हम यहाँ समझें कि ये विभिन्न निर्धारक कौन कौन से हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर Sx जो है वो है वस्तु की पूर्ति मात्रा को प्रदर्शित कर रहा है, F फलनात्मक संबंध को बता रहा है, Px वस्तु x की कीमत को बताता है, Pr जो है संबंधित वस्तु की कीमतें हैं, Pf उत्पादन के कारकों की कीमतें हैं, प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, T टेक्नोलॉजी तकनीक है, G फर्मों का उद्देश्य है, Ex भविष्य में कीमत संभावना क्या है, जो पूर्ति उत्पादक कर रहा है उससे संबंधित भविष्य में कीमत परिवर्तन की संभावना क्या है वो बताता है, Gp सरकारी नीति को व्यक्त कर रहा है, Nf फर्मों की संख्या को व्यक्त कर रहा है। ठीक है, फिर पूर्ति को प्रभावित करने वाले तत्व अथवा पूर्ति के निर्धारक, यानी हमने यहाँ पर जो भी फलन में देखें ये सभी क्या है, पूर्ति को प्रभावित करने वाले तत्व हैं। और इस फलन में जितने भी तत्व हैं उन सभी तत्वों को, मतलब Px, Pr, Pf, T, G, Ex, Gp, Nf, इन सभी को हम एक एक करके यहाँ पर समझेंगे। तो ये पूर्ति के विभिन्न निर्धारक कौन से हैं। सबसे पहला है वस्तु की कीमत, यानी वस्तु की बाजार कीमत क्या है यहाँ भी मुख्य रूप से। तो वस्तु की पूर्ति मात्रा था उसकी कीमत में धनात्मक संबंध होता है। हम देखते हैं कि थोड़ी देर पहले मैंने यहाँ पिछले वीडियो में बताया था आपको कि बाजार में जब कभी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उस स्थिति में उस वस्तु की पूर्ति भी बढ़ती है, और जब कीमतें घटती हैं तो उस स्थिति में कीमतों में भी कमी हमें देखने को मिलती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब कीमतों में वृद्धि होती है तो उत्पादक सोचते हैं हमें लाभ होंगे तो पूर्ति को अधिक बढ़ा देते हैं। जब कीमतों में कमी होती है तो वो सोचते हैं हमें नुकसान होगा, बाद में जब कीमतें बढ़ेगी तब पूर्ति को बढ़ाएंगे तो पूर्ति को भी कम कर देते हैं। तो सबसे पहला जो मुख्य तत्व है वो वस्तु की बाजार कीमत है, और हमने यहाँ पर देखा कि वस्तु की बाजार कीमत और पूर्ति मात्रा में कौन सा संबंध होता है, धनात्मक संबंध होता है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। फिर हम बात करते हैं संबंधित वस्तुओं की कीमतें। अब संबंधित वस्तुएं कौन से होती हैं, एक तो होती है स्थानापन्न वस्तु और दूसरी होती है पूरक वस्तुएं। तो संबंधित वस्तुओं की कीमतें भी यहाँ पर पूर्ति को प्रभावित करती हैं। कैसे करती हैं? जैसे कि संबंधित वस्तुओं ने लिया पेप्सी और कोक, उदाहरण देख रहे हैं आप, या चाय और कॉफी ले लेते हैं। कोई उत्पादक चाय और कॉफी दोनों का विक्रेता है, दोनों को वो बाजार बेचता है। यदि इस स्थिति में क्या है, दोनों वस्तुओं की पूर्ति करती है। यदि इस स्थिति में कॉफी की कीमत वृद्धि होती है, किसकी कीमत वृद्धि हो रही है, कॉफी की कीमत वृद्धि हो जाती है, तो चाय की पूर्ति को वो कम कर देते हैं। क्यों? क्योंकि कॉफी की कीमत बढ़ गई तो कॉफी की पूर्ति को बढ़ा देंगे, और चाय इसकी स्थानापन्न वस्तु है तो बाजार में चाय कम बिके, इसलिए क्या करेंगे, क्योंकि उसका लाभ कम होगा, कॉफी में उसको लाभ अधिक हो रहा है, तो इस स्थिति में वो चाय की पूर्ति को कम कर देंगे, कॉफी की पूर्ति को बढ़ा देंगे। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं स्थानापन्न वस्तुओं के संदर्भ में क्या होता है, हमें ऋणात्मक संबंध देखने को मिलता है। यानी एक वस्तु की कीमत, जैसे कि कॉफी की कीमत बढ़ी तो
चाय की पूर्ति कम हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि कॉफी की कीमत के बढ़ने के साथ कॉफी की पूर्ति को बढ़ाया जाएगा, चाय की पूर्ति को घटा दिया जाएगा। जबकि दूसरी स्थिति में पूरक वस्तुओं की बात करें तो यहाँ पर धनात्मक संबंध होता है। धनात्मक संबंध कैसे? पूरक वस्तुएं, जैसे कि एक प्रिंटर और उसकी कार्ट्रिज या उसकी इंक। कोई प्रिंटर है, उसकी कीमत जो है लगातार बढ़ती जा रही है ना। ये एक प्रिंटर है जिसकी कीमत लगातार बढ़ती है, उसमें यूज जो होती है इंक, तो इसकी कीमत यदि बढ़ती है तो इस स्थिति में क्या होगा? प्रिंटर की पूर्ति तो उत्पादक बढ़ाएगा, साथ साथ बाजार में इंक की पूर्ति भी बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि उस प्रिंटर में उस विशेष प्रकार की इंक का प्रयोग होता है। तो जाहिर है जब प्रिंटर की पूर्ति में वृद्धि होगी, कब? जब उसकी कीमत में परिवर्तन होता है, कीमत बढ़ती है, तो इसके साथ साथ उसकी जो पूरक वस्तु है, इंक है या कार्ट्रिज है, उसकी पूर्ति में भी वृद्धि की जाएगी। तो हम देख सकते हैं यहाँ की स्थानापन्न वस्तुओं के संदर्भ में ऋणात्मक संबंध होता है, जबकि पूरक वस्तुओं के संदर्भ में धनात्मक संबंध होता है। ओके, बढ़ते आगे। फिर आता है वस्तु के उत्पादक के साधनों की कीमतें अथवा उत्पादन के कारकों की कीमत। मतलब उत्पादन के साधन कच्चा माल, श्रम, भूमि, पूंजी, इन सभी का प्रयोग होता है उत्पादन में। इनकी कीमतें भी पूर्ति को प्रभावित करती हैं। तो यहाँ देखते हैं, पढ़ते हैं, पहले क्या लिखा हुआ है। यदि उत्पादन साधनों की कीमतें घटती हैं तो उत्पादन लागत में कमी होती है, जिससे अधिक उत्पादन साधनों का प्रयोग कर पाता है। परिणाम स्वरूप पूर्ति मात्रा में भी वृद्धि हो जाती है। जाहिर है कि जब उत्पादन के साधन जैसे कच्चा माल, मजदूर की मजदूरी, इनकी कीमतें अगर कम होती है तो उत्पादक क्या करेगा? उसके पास फंड फिक्स है और उस फिक्स फंड में अधिक वस्तुओं का उत्पादन, अधिक साधनों का प्रयोग कर पाएगा। यानी जहां पहले वो 10 लेबर का यूज कर पा रहा था और जब कीमतें कम होती हैं तो उस स्थिति में मजदूरी कम होती है तो कितने? 15 लेबर का यूज कर पाता है। और जब उत्पादन के साधन में वृद्धि हो गई है, उत्पादन के साधन पहले से बढ़ गए हैं, तो हम देख सकते हैं कि जो पूर्ति होगी, उत्पादन होगा, वो भी यहाँ पर बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि उत्पादन के साधन ज़्यादा प्रयोग हो रहे हैं। इसी प्रकार से कच्चा माल भी ज़्यादा प्रयोग होगा तो वस्तु की पूर्ति बढ़ेगी, जाहिर है। ठीक है, फिर बात करते हैं हम तकनीक अथवा प्रौद्योगिकी की। जब तकनीकी परिवर्तन होता है, मतलब टेक्नोलॉजी पहले से अच्छी हो जाए, जैसे कि कोई मशीन है, वो मशीन पहले 1 घंटे में 50 पैकेट तैयार करती है वस्तु की, और अगर टेक्नोलॉजी अच्छी हो जाए पहले से, अब वो उत्पादन करती है 70 इकाइयाँ। तो क्या हो गया? जाहिर उत्पादन में यहाँ पर वृद्धि होगी। तो जो नवीन परिवर्तन होते हैं वस्तु की तकनीक में, वस्तु के उत्पादन की तकनीक में, इससे भी वस्तु की उत्पादन में वृद्धि होती है और पूर्ति में भी वृद्धि होती है। ठीक है, तो तकनीकी प्रौद्योगिकी परिवर्तन के कारण भी पूर्ति में भी परिवर्तन देखने को मिलता है। अब बात करते हैं फर्मों का उद्देश्य। फर्में क्या उद्देश्य लेके बाजार में चल रही हैं, वो भी पूर्ति प्रभावित करती है। जैसे कि हमने दे रखा है, यदि फर्म का उद्देश्य लाभ को अधिकतम करना, फर्म क्या चाहती है? अपने लाभ को अधिकतम करना चाहती है, तो क्या करेगी? जब केवल क्या होगा? कीमत अधिक होगी तो ही वो अधिक पूर्ति करेगी, क्योंकि उसे लाभ अधिक करना है। और लाभ अधिक कब मिलेगा? जब बाजार में कीमतें बढ़ेगी, तभी वो पूर्ति में वृद्धि करेगी। ठीक है, इसके विपरीत फर्म का उद्देश्य बिक्री को अधिकतम करना है, यानी फर्म जब चाहती है कि वो बिक्री को अधिकतम करे तो वर्तमान कीमत पर भी अधिक पूर्ति करेगी। यानी फर्म का उद्देश्य अधिक लाभ कमाना है तो कीमत बढ़ने पर ही पूर्ति वृद्धि होगी, और फर्म का उद्देश्य यदि बिक्री को अधिकतम करना है तो कीमत के स्थिर रहते हुए बाजार में अधिक से अधिक वस्तु की पूर्ति के लिए वो प्रस्तुत करेगी। फिर आता है कीमत से संबंधित भावी संभावनाएं। अब ये भी यहाँ पर उसको प्रभावित करता है। तो पहले पढ़ लेते हैं यहाँ पर। यदि उत्पादक निकट भविष्य में वस्तु की कीमत में वृद्धि की आशा करते हैं तो वर्तमान में वह दी हुई कीमत पर कम पूर्ति करेंगे। जाहिर है, यानी किसी वस्तु की कीमत बाजार में बढ़ने वाली हो भविष्य में, तो क्या सोचते हैं कि आज पूर्ति को कम कर दें और भविष्य में जब कीमतें बढ़ेगी तब पूर्ति को बढ़ा देंगे, ये करते हैं। और वो ये आशा करते हैं कि सपोज वर्तमान में जो कीमतें हैं उसको देखते हुए सोचते हैं कि नहीं, यहाँ पर क्या है कि जब भविष्य में कीमतों में कमी की आशा होती है तो क्या करते हैं, वो 8% जो कीमत होती है वो सोचते हैं कि उन्हें नुकसान होगा। तो जब कीमतों में कमी होने की आशा हो भविष्य में तो 8% में क्या करेंगे, वो पूर्ति को बढ़ा देंगे। वो सोचते हैं कि भविष्य में और ज़्यादा नुकसान होगा, इसके लिए वो वर्तमान में जब कीमतें कमी होती तो अधिक से अधिक पूर्ति करते हैं। और जब भविष्य में कीमतों में वृद्धि की आशा हो, वो सोचते हैं कि भविष्य में कीमतें बढ़ेगी तो वह वर्तमान में पूर्ति को
कम कर देते हैं। क्यों? वो सोचते हैं जब कीमतें बढ़ेगी तब पूर्ति मात्रा को बढ़ाएंगे और लाभ कमाएंगे। तो इस प्रकार से भावी कीमत संभावनाएं भी यहाँ पर इसकी पूर्ति को प्रभावित करती हैं। फिर आती है सरकारी नीतियाँ। सरकारी नीतियाँ भी पूर्ति को प्रभावित करती हैं। जैसे कि सरकार ने बहुत अधिक कर लगा रखे हों, ठीक है, इकाई कर, विभिन्न प्रकार के उत्पादन कर लगा रखे हों, तो इससे क्या होगा? लागत बढ़ जाएगी। उत्पादक के लिए लागत जब बढ़ जाएगी तो उस स्थिति में क्या हो जाएगा? पूर्ति कम हो जाएगी। ठीक है, तो जब सरकार अधिक से अधिक कर लगाती है तो पूर्ति कम हो जाती है। और जब सरकार सब्सिडी देती है या फिर अनुदान देती है, क्या देती है सरकार? अनुदान, तो उस स्थिति में क्या होता है कि फर्म के लिए जो लागत होती है वो कम हो जाती है और फर्म जो है उस स्थिति में पूर्ति में वृद्धि कर देती है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि सरकार की नीतियां क्या हैं। सरकार अनुदान दे रही है तो पूर्ति में वृद्धि होगी, और सरकार यदि कर लगा रही है तो इस स्थिति में क्या होगा? पूर्ति में कमी होगी। ठीक, फिर बात करते हैं हम फर्मों की संख्या के बारे में। जब बाजार में किसी वस्तु की कीमत बहुत अधिक हो, है ना, जब वस्तु की कीमत अधिक हो तो जो नई फर्में बाजार में आती वो सोचती हैं कि यार इस वस्तु की कीमत ज़्यादा है, हम इसका उत्पादन करें तो हमें लाभ होगा। तो जिस वस्तु की कीमत अधिक होती है और ज़्यादा बढ़ रही होती है और बाजार में फर्में एक्स्ट्रा बाजार में एंटर करती है और उसी वस्तु का उत्पादन करती है और पूर्ति में भी वृद्धि हो जाती है। ठीक है, ये हम देखने को मिलता है जनरली। फिर बात करें विशेष अवसर। विशेष अवसर में लेते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था को। हम देखते हैं अपने भारत जैसी अर्थव्यवस्था में बहुत सारे त्यौहार आते हैं, बहुत सारे उत्सव होते हैं, तो उस समय में भी पूर्ति में भी परिवर्तन देखने को मिलता है। जैसे दिवाली की बात करें, जब दिवाली आती है तो दिवाली के आसपास दीपक हैं या फिर जो डेकोरेटिव लाइटें हैं उनकी पूर्ति बाजार में बढ़ जाती है। यानी बाजार में एकदम मांग बढ़ेगी, उस मांग को पूरा करने के लिए उत्पादक अपने आप पूर्ति को बढ़ा देते हैं। और जब कलर और पेंट हैं उनकी मांग भी बढ़ती है तो उसकी भी पूर्ति अधिक होती है। मानसून के सीजन में जो छतरियाँ हैं, रेनकोट है, उनकी पूर्ति अधिक बढ़ा दी जाती है। ठीक है, होली है तो होली के रंग हैं उनकी पूर्ति अधिक बढ़ जाएगी। राखी है तो विभिन्न प्रकार की राखियों की पूर्ति राखी के सीजन में होती है। तो इस प्रकार से देखते हैं कि बढ़ी हुई मांग को पूरा करने के लिए पूर्ति में भी उत्पादक वृद्धि कर देते हैं। फिर आता है आगतों की गुणवत्ता। आगत मतलब उत्पादन के साधन किस प्रकार के हैं, जो कच्चा माल उत्पादक प्रयोग कर रहा है उसकी गुणवत्ता कैसी, उसके कारण भी पूर्ति प्रभावित होती है, उसके कारण भी उत्पादन जो है वो प्रभावित होता है। यदि किसान जो है अच्छी किस्म के हाइब्रिड सीड यूज करता है तो जाहिर उत्पादन बढ़ेगा और उससे क्या होगा? पूर्ति भी बढ़ जाएगी। तो आगत किस प्रकार के हैं, उत्पादन के साधन किस प्रकार के, उनकी गुणवत्ता किस प्रकार की, वो भी पूर्ति को प्रभावित करती है। फिर बात करते हैं परिवहन लागतों की। मतलब परिवहन लागतें क्या है? परिवहन के साधन अगर अच्छे हैं तो इससे भी उत्पादक के लिए जो पूर्ति वो बढ़ेगी। तो देख रहे हैं बाजार पूर्ति पर परिवहन लागतों का भी बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। यदि बेहतर परिवहन सुविधाओं के कारण लागतें कम होती हैं तो इसका सीधा प्रभाव वस्तु की परिवहन मात्रा पड़ता है और पूर्ति बढ़ जाती है। परिवहन लागत अगर कम है तो क्या करता है कि जो किसान होता है या जो उत्पादक है वो अपने उत्पादन एरिया से उन वस्तुओं को दूसरे एरियाज बाजार में जाकर बेचता है, क्योंकि उसके परिवहन लागतें यहाँ पर कम आ रही, तो जाहिर यहाँ पर पूर्ति बढ़ जाएगी। और यदि परिवहन लागतें अधिक होती हैं तो उस स्थिति में किसान आगे जाकर उन वस्तु की पूर्ति को नहीं बढ़ा पाता, क्योंकि उसके लिए परिवहन लागतें बहुत अधिक होती है, इससे लागतें बढ़ जाती हैं और उसका माल बाजार में नहीं बिक पाता है। ठीक है, तो ये सभी हमने देखे विभिन्न प्रकार के जो तत्व हैं, विभिन्न प्रकार के जो निर्धारक हैं जो पूर्ति को प्रभावित करते हैं। अब हम बात करते हैं पूर्ति का नियम। पूर्ति का नियम यह इस बात की व्याख्या करता है कि अन्य बातें समान रहे तो वस्तु की कीमत तथा पूर्ति मात्रा में धनात्मक संबंध पाया जाता है। आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या बात आ रही है? एक अन्य बातें समान रहें। अब वो अन्य बातें कौन सी हैं? वस्तु की कीमत के अलावा सभी निर्धारक, वस्तु की संबंधित वस्तुओं की कीमतें, सरकार की नीतियाँ, तकनीक, उत्पादन साधनों की कीमतें, उत्पादन साधनों की गुणवत्ता, परिवहन साधन, ये सभी जो कीमत के अलावा अन्य निर्धारक हैं जो पूर्ति को प्रभावित करते हैं, इन सबको यदि हम स्थिर मान लें तो हम कह सकते हैं कि वस्तु की पूर्ति मात्रा और कीमत में धनात्मक संबंध होता है। वस्तु की पूर्ति मात्रा कीमत में कौन सा संबंध होता है? यहाँ पर धनात्मक संबंध होता है। देखा हमने, यानी जब वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उस स्थिति में उस वस्तु की पूर्ति मात्रा भी बढ़ जाती है, और जब किसी वस्तु की Px की कीमत यदि घटती है तो उस वस्तु की पूर्ति भी बाजार में घट जाती है। यही पूर्ति का नियम है। ठीक है, और इसको हम चित्र से समझ सकते हैं। डायग्राम देख रहे हैं आप यहाँ पर,
आपके सामने एक डायग्राम दे रखा है। इसमें दे रखा है कि जब वस्तु की कीमत ओपी है तो पूर्ति OS है। ठीक, जब कीमत बढ़ जाती है, कीमत ओपी से बढ़कर क्या हो गई OP1, तो यहाँ पर देख रहे हैं पूर्ति भी S से बढ़कर क्या हो गई S1, पहले से बढ़ गई है। और जब कीमतों में कमी होती है, कीमत कम हो रही है, तो स्थिति में क्या होगा, पूर्ति भी कम हो जाएगी। चित्र में आप देख रहे हैं यहाँ पर यदि कीमत बढ़ती है तो पूर्ति बढ़ रही है, और यदि कीमत घट रही है तो पूर्ति मात्रा भी घट रही है। इसे कहते हैं हम पूर्ति का नियम। हमेशा पूर्ति का नियम क्या बताता है कि अन्य बातें समान रहने पर, मैंने भी आपको बताया कि अन्य बातें कौन सी, वे तत्व जो पूर्ति को प्रभावित करते हैं कीमत के अलावा, उन सभी को हम यहाँ पर स्थिर मान लेते हैं, तो तब हमें यहाँ पर धनात्मक संबंध देखने को मिलता है। ठीक, ये आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये सब यहाँ पर बता रखा है। यानी जब कीमत P1 से P से बढ़कर P1 हो जाती है तो पूर्ति भी S से बढ़कर S1 हो गई है। कीमत जब घटकर P से P2 हो गई है तो उस स्थिति में पूर्ति भी S से घटकर S2 हो गई है। ठीक है, तो ये है पूर्ति का नियम। अब बात करते हैं हम पूर्ति के नियम की मान्यताएं। मान्यताएं वही जो कीमत के अलावा अन्य तत्व, मैंने बताया यहाँ पर संबंधी वस्तुओं की कीमतें, सरकार की नीतियां, तकनीक, उत्पादन साधनों की कीमतें, उत्पादन साधनों की गुणवत्ता, इन सभी को हम यहाँ पर स्थिर मानते हैं। तो देखते हैं एक एक क्या है। सबसे पहला, वस्तु विशेष के उत्पादन साधनों की पूर्ति एवं कीमतों स्थिर रहती है। यानी उत्पादन साधन होते हैं, उसकी एक तो पूर्ति और उनकी कीमतों कोई परिवर्तन नहीं होता है। यदि परिवर्तन होगा तो कीमत परिवर्तन का प्रभाव पूर्ति पर देखने को नहीं मिलेगा। फिर उसके बाद बात करते हैं हम वस्तु विशेष की उत्पादन तकनीक स्थिर है। यहाँ पर क्या है, टेक्नोलॉजी जो है वो कांस्टेंट है, तकनीक में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, हम यहाँ पर ये मानते हैं, तकनीक भी स्थिर है। फिर उसके बाद वस्तु विशेष के प्रति विक्रेता क्रेता की रुचि स्थिर है। यानी जिस वस्तु को खरीदना चाहते हैं उनकी रुचि में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं कीमत बढ़ जाए तो उनकी रुचि बदल जाए, है ना, विक्रेताओं की, विक्रेताओं की, तो उस वस्तु संबंधित जो मांग और पूर्ति उसमें परिवर्तन देखने को मिल जाएगा। फिर बात करते हैं वस्तु विशेष की पूर्ति विभाज्य है। मतलब हम ये मानते हैं कि वस्तु की पूर्ति को 1, 2, 3, 4 इकाइयों में हम बेच सकते हैं। ऐसा नहीं 5 इकाइयाँ, 10 इकाइयाँ, 15 इकाइयाँ, 100 इकाई इसमें बेचा जाए। वस्तु की पूर्ति जो है, वस्तु जो है वो विभाज्य है। फिर पांचवा, वस्तु विशेष से संबंधित वस्तुओं की कीमतें स्थिर है। मतलब संबंधित वस्तुओं की कीमतें, मतलब पूरक वस्तुएं चाहे स्थानापन्न वस्तुएं, उनकी कीमतों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। फिर सरकार द्वारा आरोपित कर अनुदान, मतलब सरकार की नीतियों में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। कृषिगत पदार्थों में क्या देखते हैं, मौसम और जलवायु दशाएं जो वो भी स्थिर रहती है। ऐसा नहीं कि मौसम जलवायु बदल गई तो पूर्ति बदल जाएगी, ऐसा नहीं होता है। मौसम तथा जलवायु एक निश्चित समय के बाद ही बदलते हैं, तो इस स्थिति में कृषिगत पदार्थों की जो पूर्ति होती है वो निश्चित समय के बाद ही बदली जा सकती है। फिर देख रहे हैं कृषिगत पदार्थों की पूर्ति उसकी कीमत की तुलना में एक समयावधि के पश्चात ही पूर्तित हो पाती है। हम देखते हैं कि बाजार में गेहूं की कीमतें लगातार बढ़ रही है तो पूर्ति बढ़ जाएगी, ऐसा नहीं है। गेहूं का एक पर्टिकुलर सीजन होता है, उस सीजन में ही गेहूं का उत्पादन होता है, गेहूं की कटाई होती है, बाजार में गेहूं आता है। यदि हम सर्दी में ही गेहूं की कीमतें बढ़ गई हैं और सर्दी में ही हम गेहूं की पूर्ति को बढ़ा दें, ऐसा पॉसिबल नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि उत्पादकों के गोडाउन में कितना गेहूं पड़ा है वो बेचने के लिए तैयार हो जाए, वो यहाँ पर पूर्ति में वृद्धि कर दे। परंतु हम ये कहें कि गेहूं को जो सर्दी के मौसम में ही उगा ले और काट ले और बेच दें, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं पूर्ति के नियम के अपवादों की। मतलब पूर्ति का नियम जो हर समय हर बार लागू नहीं होता है, इसके कुछ अपवाद हैं। यानी कब लागू नहीं होता है, पहला, कृषिगत पदार्थों में लागू नहीं होता। मैंने भी आपको बताया कृषिगत पदार्थों में पूर्ति किस पर निर्भर करती है, जलवायु पर, मौसम पर, एक निश्चित समय पर निर्भर करती है, वो कीमत से प्रभावित नहीं होती है। यदि कीमतों में परिवर्तन होता है तो उसके कारण कृषिगत पदार्थों की पूर्ति नहीं बदली जा सकती है, क्योंकि एकदम से बदली हुई कीमत के प्रति उत्पादक उत्पादन नहीं कर सकते। उत्पादन एक निश्चित समयावधि के बाद ही संभव हो पाता है। फिर नाशवान वस्तुओं के संदर्भ में पूर्ति का नियम लागू नहीं होता है। नाशवान वस्तुएं जैसे कि फल फ्रूट हैं, दूध है, सब्जियां हैं, इसके संदर्भ पूर्ति का नियम लागू नहीं होता है, क्योंकि जब ऐसी वस्तुएं जैसे कि फल फ्रूट हैं वो खराब होने लगते हैं, सड़ने लगते हैं, तो इस स्थिति में उसी कीमत पर अधिक पूर्ति, यानी अधिक बेचने के लिए तैयार हो जाएंगे उत्पादक, या फिर कीमतें कम होने पर, कीमत कम होती है तो भी अधिक से अधिक पूर्ति यहाँ पर की जाएगी, अधिक से अधिक पूर्ति जो उत्पादक करेंगे। ठीक है, फिर बात करते हैं हम बहुमूल्य वस्तुएं। बहुमूल्य वस्तुएं जैसे कि हीरे, मोती, उनकी कीमतें बहुत करोड़ों में होती हैं, और कीमतें बहुत करोड़ों में होती है, इसका मतलब क्या है, पूर्ति बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी? नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पर उनकी कीमतें बहुत अधिक है। क्यों? क्योंकि
मांग की तुलना में ऑलरेडी उनका उत्पादन कम है, पूर्ति कम है, इसलिए उनकी कीमतें बहुत ज़्यादा है। तो ऐसा नहीं है कि करोड़ों में कीमतें, इसका मतलब ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी वस्तुओं की पूर्ति बढ़ा सकती हो। तो नाशवान वस्तुओं के संदर्भ में, बहुल्य वस्तुओं के संदर्भ में और कृषिगत पदार्थों के वस्तुओं के संदर्भ में कभी भी पूर्ति का नियम लागू नहीं होता है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा। अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर करें। उससे रिलेटेड जो भी कमेंट्स अगर आपके माइंड में आते हैं तो कमेंट जरूर करें, ठीक है। फिर पूर्ति के नियम की क्रियाशीलता के कारण। पूर्ति का नियम लागू क्यों होता है? पूर्ति का नियम मतलब जब वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उस वस्तु की पूर्ति भी वृद्धि हो जाती है, कि उसकी पूर्ति भी बढ़ जाती है। और जब वस्तु की कीमत घटती है तो उस वस्तु की पूर्ति भी घट जाती है। इसे कहते हैं पूर्ति का नियम। तो ये लागू क्यों होता है, इसके पीछे क्या कारण है? सबसे पहला है, ऊंची कीमतों पर लाभ अधिकतम करने के लिए फर्म में अधिक पूर्ति करती है। पहले आपको बता चुका हूं मैं, जब कीमतें बढ़ती हैं तो उत्पादक सोचते हैं हमें लाभ होगा, तो वो अपने स्टॉक में से अधिक वस्तुओं को बेचने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर सेकंड, ऊंची बाजार कीमतों पर नए उत्पादक का आगमन होता है। बाजार में जो भी नए उत्पादक होते हैं वो कौन सी वस्तु का उत्पादन करते हैं? जिस वस्तु की कीमत बाजार में अधिक हो, लाभ भी उसमें ज़्यादा मिलेगा। तो जाहिर है जिस वस्तु की कीमत अधिक होगी उससे लालायित होकर जो नए उत्पादक होते हैं उसी वस्तु का उत्पादन करते हैं और उत्पादन बढ़ जाता है, पूर्ति बढ़ जाती है। फिर दीर्घकाल की बात करें तो दीर्घकाल में सभी साधनों की पूर्ति प्रगतिशील होती है। मतलब उत्पादन के सभी साधन, चाहे वो प्लांट हो, मशीनरी हो, रॉ मटेरियल हो, कच्चा माल हो, श्रम, भूमि, पूंजी, कुछ भी हो, सब में परिवर्तन संभव है। तो इसके कारण जैसे जैसे दीर्घकाल की ओर बढ़ते हैं तो पूर्ति में परिवर्तन संभव हो पाता है, ठीक है। तो ये कुछ कारण हैं, कुछ तत्व हैं, ठीक है, जिसके कारण पूर्ति का नियम लागू होता है, क्रियाशील होता है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर को पूरा करेंगे। इस चैप्टर से रिलेटेड जो लास्ट पार्ट बच रहा है, पूर्ति मात्रा में परिवर्तन अथवा पूर्ति में परिवर्तन, इन दोनों में क्या अंतर है, कैसे उसको समझ सकते हैं, डिटेल में समझेंगे। इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको अच्छा समझ में आया होगा, और नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, वीडियो को वापस एक बार रिकैप करिए, अच्छे से पढ़िए, डायग्राम के अच्छे से प्रैक्टिस करिए। एग्जाम में आपके लिए डायग्राम सबसे मेन है। डायग्राम अगर आपने सही बनाया है तो आपका क्वेश्चन चेक होगा, आपको आंसर के नंबर मिल पाएंगे। तो सबसे पहली प्रायोरिटी आपकी यही है कि आपको डायग्राम अच्छे से बनाना है, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगा है तो चैनल को वीडियो को लाइक जरूर करें, और नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, ज़्यादा इसको अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर भी करें, ठीक है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग नोट्स गुरुजी, बाय बाय।